नमस्कार, डॉक्टर जमाल खान। मैं आज आपके सामने इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ता हूं, जिसमें हम लोग अपने कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं जो हम लोग कैंसर में करते थे। डेंड्रिटिक सेल थेरेपी करते हैं, पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। सन 2004 में स्टार्ट किया था और 2015 में हम इस काबिल हुए कि हम वीडियो बना सकें और आप लोगों को ये बता सकें कि हमने कैंसर में क्या उपलब्धि हासिल करी और आपके सौजन्य से करी और कैंसर के मरीज़ों को हम कैसी राहत दे पाए। इस वीडियोस के श्रृंखला में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए, तकरीबन 75 वीडियोस से ज़्यादा हो गए होंगे 2015 के ऑनवर्ड्स, और आप लोगों ने बहुत सराहा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को, मैं एनालिटिक्स देखता हूँ जाकर यूट्यूब पे, तो 3-4 मिनट सुनते हैं आप लोग। मुझे बताया हमारे प्रोड्यूसर ने, अभय जी ने, कि 15 मिनट 12 मिनट का होता है, लेकिन समय कम दे पाते हैं आप लोग। मैं एक ही बात को कहता हूँ, लेकिन उसमें अंदाज़ मेरे अदर बदल जाते हैं और मैं उसमें बहुत से तथ्य आपके सामने रखता हूँ। तो मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप अगर इसमें जुड़ते हैं हमारे साथ तो इसको पूरा सुनने की कोशिश किया कीजिए, जिससे आपको अधिक मालूमात हो और वो मालूमात आप दूसरों तक पहुँचा भी सकें। चूँकि हर मज़हब में ये कहा गया है कि रोशनी देने वाले को, कि जो रोशनी दे रहा है वो अगर तथ्य के आधार पे है तो वो सवाब है, वो पुण्य का काम है। तो पुण्य कमाना चाहिए हमें, जिसमें कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा है, उस पुण्य को कमाने में क्या बुराई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियोस को शेयर भी कीजिए, सुनिए भी, लोगों तक पैगाम भी पहुँचाइए, जिससे कि हम एक शक्तिशाली मुल्क हमारा है उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें और हम दुनिया को दिखा सकें कि हमने, जो इंजीनियर्स ने हमारे मुकाम हासिल किया है दुनिया में जाके, हम हेल्थ में भी वही मुकाम हासिल कर सकते हैं और हम नई रोशनी दे सकते हैं दुनिया में सेहत के बारे में। मैं इम्यूनोथेरेपी का आदमी हूँ, इम्यून सिस्टम पे काम करता हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, जो मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग्स विभाग में पढ़ाई जाती है और जिससे डॉक्टर्स बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक मिडिल सब्जेक्ट है, बीच का सब्जेक्ट माना जाता है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल के बीच में, जिसमें डॉक्टर्स इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। इन्फेक्शन से रिलेटेड इम्यूनिटी होती है, तो हमने वहाँ माइक्रोबायोलॉजी में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। उन्हीं चीज़ों के आधार पर मैं साइंस की रोशनी में बात करता हूँ। कैंसर और गठिया, पिछली बार मैंने बताया था कैंसर के बारे में, हमेशा कैंसर के बताता हूँ, गठिया के बारे में मैंने डॉक्टर्स को मालूमात दी। तो गठिया जो है, आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं, और कैंसर, ये दो बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन दोनों इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर में इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। वो कैंसर के सेल्स जो होते हैं नॉर्मल सेल्स से विपरीत होते हैं, एबनॉर्मल पैदा होते हैं, अपना फंक्शन भूल जाते हैं, अपनी लोकेशन भूल जाते हैं। लोकेशन का मतलब जहाँ पर थे उस लोकेशन से दूसरी जगह जाके भी पैदा होने लगते हैं, जबकि ये सेल्स का आकार नहीं है। सेल्स का परिभाषा में हमारे ये आता है कि जिस ऑर्गन में, जिस जगह शरीर के होना चाहिए, मान लीजिए कि एक आँख का सेल है, वो आँख में पैदा हो, एक ब्रेन का सेल है, ब्रेन में पैदा हो, लीवर का सेल है, लीवर में पैदा हो, लेकिन जब वो सेल अपनी परिभाषा भूल जाता है, आकार ज़्यादा हो जाता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने आप को सिद्ध कर पाता है और पैदा होने लगता है, इसे हम कैंसर बोलते हैं। तो ये परिभाषा कब होती है कि जब कैंसर के सेल बने और इम्यून सिस्टम उन्हें पहचाने नहीं। दो बातें बिल्कुल मिली हुई हैं आपस में, हमेशा से मैं करता चला आया हूँ। हम ट्रीटमेंट जो करते हैं कन्वेंशनल ऑन्कोलॉजी में, वो खाली कैंसर का करते हैं, इम्यून सिस्टम को परे छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट है ही नहीं। ये मतलब मत समझिएगा इस बात का कि डॉक्टर्स को पता नहीं है या साइंटिस्ट को पता नहीं है दुनिया के कि इम्यून सिस्टम क्या है और क्यों ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन कस्टमाइज होने की वजह से, जिसमें कोई दवाई का रोल नहीं है, शरीर के सेल्स को ट्रेन करना है कि वो इस कैंसर के सेल को पहचान सकें, जो हम विधि कर रहे हैं लेबोरेटरी के माध्यम से। वो विधि प्रचलित नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर प्रचलित करेंगे तो मेरी तरह के डॉक्टर जमाल खान के क्लोन बनाना होंगे, कई सौ कई हज़ार, तो लाभ क्या होगा उससे। यहाँ लाभ और लोभ की बात भी चलती है।
लोभ और लाभ, ये इंडस्ट्री या बिजनेस का एक तथ्य है, बिजनेस का आधार है। लोभ और लाभ के बगैर बिजनेस नहीं चलती। हेल्थ में भी इत्तेफाकन यही होता है। तो हम ये मान के चलें कि अगर हमें कैंसर पे विजय प्राप्त करना है, डॉक्टर जमाल खान ने ऐसा काम किया, तो हज़ारों डॉक्टर जमाल खान की तरह लोग और भी काम करें। कोशिश रहती है हमेशा मेरी नए लोगों को सिखाने की, समझाने की, लेकिन आप लोगों को आगे आना होगा, मरीज़ों को भी आगे आना होगा, और जो डॉक्टर्स नए सीखना चाहते हैं उनको भी आगे आना होगा, तब जाके रास्ते बनेंगे। इसी के विपरीत ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। गठिया का मुख्य रूप से मैं एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि गठिया के बारे में भारत के तकरीबन सभी लोगों को पता है। गठिया विभिन्न प्रकार का होता है, इसमें बहुत से प्रकार आ गए। कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, वायरल आर्थराइटिस है, बहुत से विभिन्न नाम दे दिए गए। जैसा रिसर्च ग्रुप था, जिस रिसर्च ग्रुप के पास जो चीज़ गई उसने उसको नाम दे दिया, वो नाम बढ़ते चले गए। आप ये मान के चलिए दुनिया में रिसर्चर्स भी बहुत हैं, रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, वो नई चीज़ बता देते हैं कि साहब वायरस से हुआ तो ये है, जुवेनाइल आर्थराइटिस है, बच्चों में हो गया तो ये आर्थराइटिस है, बच्चों में भी हो जाता है आर्थराइटिस। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि कहते हैं कि साहब इसके साथ में आँख की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो आर्थराइटिस से आँख की प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी कहते हैं साहब आर्थराइटिस था तो आँख की प्रॉब्लम शुरू हो गई, खाना हजम नहीं होता, भोजन करते हैं जल डायरिया हो जाता है, ब्लड डायरिया आने लगता है, उसको हमने कहा साहब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। इसके विपरीत कभी कभी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, आर्थराइटिस कर देती है, गठिया कर देती है। कुल मिला के लब्बो लबाब जिसको उर्दू में बोलते हैं वो ये है कि सारा इम्यून सिस्टम पे मबनी डिजीज़ हैं। हमारी डिजीज़ मुख्य रूप से अगर डिवाइड करें 2-3 हिस्सों में हो सकती हैं। एक तो इन्फेक्शन के आधार पे कि जर्म्स ने हमें इन्फेक्शन दिया और हमने उसको एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, एंटीवायरल के ज़रिए, एंटी फंगल के ज़रिए 3 मुख्य रूप से चीज़ें करके ठीक कर दिया। एक शरीर के अंदर से पनपने आती बीमारियाँ जिनमें इम्यून सिस्टम ने काम नहीं किया या ज़्यादा काम किया, ओवर रिएक्टिव हो गया। ये जो बीमारियां हैं, एक आदमी को दोनों बीमारी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है और गठिया भी हो सकता है। इसकी परिभाषा भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जैसे कि फोर्सेस होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, आप देखिए CISF है जो सिक्योरिटी करता है आपकी एयरपोर्ट्स की, CRP है जो सिक्योरिटी रखती है, खाली एक आपका सिक्योर्ड फोर्स है जो कभी यूज़ नहीं करते, आर्मी है वो अलग यूज़ करते हैं हम, पुलिस फोर्स अलग यूज़ करते हैं। ऐसे ही शरीर में बहुत से फोर्सेस यूज़ होते रहते हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं। कहीं संतुलन किसी अंदाज से बिगड़ गया, कहीं संतुलन किसी अंदाज से बिगड़ गया। तो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो कैंसर की तरह भयानक रूप नहीं रखते। उनमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमने कह दिया कि भाई एक दवाई है स्टेरॉइड, जिसको हम जनरली जानते हैं, स्टेरॉइड दे दोगे तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी बताया था, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, प्रेडिसोलोन होता है, वो कट हो जाता है उसका मात्रा, लेकिन दवाई तो देना पड़ती है। क्यों ना हम शरीर से काम लें, क्यों ना हम शरीर के सेल्स को ऐसा ट्रेन कर दें कि जैसे हमने कैंसर में किया, कि जहाँ पर सेल्स ने ही जाके अपना काम शुरू कर दिया और कोई दवा मरीज के जिस्म में नहीं गई। इस बात पे मैं हमेशा बोलता चला आया हूँ कि शरीर से शरीर का इलाज करना। अब यहाँ बात आती है कि करना क्या है, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेजेस में ट्रेनिंग नहीं देते, हम ट्रेनिंग देते हैं फार्मेसी की, हम माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, हम मेडिसिन भी पढ़ाते हैं, लेकिन जब लड़का बन के डॉक्टर निकलता है तो उसका काम पहला क्या होता है, दवाई लिखना, क्योंकि हमने यही सीखा है। दवाई के बारे में भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ। मेरे ज़माने में एक कंपनी हुआ करती थी, उसने एक दवाई बनाई जो हाजमा करती थी, बाद में पता चला वो हाजमा वाजमा नहीं करती, अब यूज़ भी नहीं होती। एक दवाई बनाई कि साहब जो गठिया के दर्द को ठीक कर देती थी, और हमसे कहा जाता था 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में, जब मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आज से, तब वो MR आया करते थे और कहते थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कि आज आप लोग नाश्ता खाना खाने मत जाइएगा, हम आपको फिल्म दिखाएंगे और खाना भी देंगे। तो हमें पैटीज़, समोसे,
कोका कोला या कोई भी, वो शायद थम्स अप उस वक्त आती थी, लिम्का जो भी थी, वो सब हमें खिलाते पिलाते थे और एक फ़िल्म दिखा देते थे। उस फिल्म में वो 2 दवाइयों को हाईलाइट करते थे। कितने बड़े लेवल पे ये काम करते होंगे वो भारत में, आप तसव्वुर कर सकते हैं। अलीगढ़ में मैं पढ़ता था, उस वक्त 100 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा थे। मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों में भी कॉलेजेस थे, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ते में, कौन सा जगह नहीं था। वहाँ भी वो जाते होंगे कंपनी वाले। जब अलीगढ़ तक आते थे तो वो हमें कैच देम यंग की परिभाषा से पकड़ते थे। कैच देम यंग का अंग्रेज़ी का अनुवाद हिंदी में करें कि जल्दी सिखा दो बच्चों को कि आगे जाके उन्हें क्या करना है। तो वहाँ वो सिखाया करते थे। अब जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी और हमें गाँव में पोस्टिंग मिली, तो हमें मौका मिला दवा लिखने का। तो हमारे ज़्यादातर लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने, बहनें, वो 2 दवाइयाँ रट गई थी। हम 2 दवाइयाँ लिखते थे। गठिया आ गया तो वो दवा लिखते थे, और पेट में अगर कहता था आदमी भोजन नहीं पचता तो हम वो दवा लिखते थे। दोनों दवाएं हमने खुद बेची और वो दुनिया में बेस्ट सेलर मेडिसिन्स पाई गई उस ज़माने में। यानी जब उन्होंने 3 साल उस पर अपने काम किया, 3 साल के बाद जब हम लोग डॉक्टर बने, तो हमने उस दवाओं को बेस्ट सेलर बना दिया। ये है बिज़नेस। ऐसा बिज़नेस कस्टमाइज थेरेपीज़ में नहीं होता। हमारे टीचर्स को, जो मेरे लेवल पे हैं, मेरे साथ के टीचर्स सारे आज प्रोफेसर होंगे, चेयरमैन होंगे जगह जगह, उनको अपने स्टूडेंट्स को तालीम देना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि कस्टमाइज थेरेपीज़ में वो हिस्सा लें। और कस्टमाइज थेरेपीज़ के लैब बनाना चाहिए हमें हॉस्पिटल्स में। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आज हम ये काम शुरू करेंगे तो अगले 10 साल में ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो दुनिया में नहीं होंगे। हमारे 10 साल पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। जब मुझे 18 साल हो गए काम करते हुए, तो 10 साल आगे क्या मुश्किल है। और अगर कॉलेजेस अडॉप्ट कर लें इन चीज़ों को, हॉस्पिटल से अडॉप्ट कर लें, क्या मुश्किल काम है। कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं कहा कि है। जो चीज़ है उसी को अमल में लाना है। जब उस चीज़ को आप अमल में लाएंगे तो ज़्यादा तरीके से यूज़ होगी, नए डॉक्टर्स बनेंगे। हमने जब डॉक्टर की हिपोक्रेटिक ओथ ली है तो उसमें ये कहा है कि मरीज़ के शिफा के लिए हम इलाज करेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि हम दवा बेच के इलाज करेंगे। इस बात को हमें खूब समझ के इलाज करना है। मैं आपसे बात करता जाता हूँ, बीच में भूल जाता हूँ। आर्थराइटिस और मैंने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में जिक्र किया। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, दोनों ही इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और दोनों में ही इम्यूनोथेरेपी नहीं होती। दोनों ही स्टेरॉइड के थ्रू ट्रीट किए जाते हैं, और दोनों ही में ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने का रास्ता रखती हैं, लेकिन बराबर ख़रीदते रहना होता है, ताज़िंदगी खाना होता है, सारी उम्र आपको वो यूज़ करना होती है। तो क्या है कि आपका पैसा ख़त्म हुआ, कंपनी के पास पैसा गया, शरीर में आपने एक सेकंड मेडिसिन ऐड कर दी, उसके अपने परिणाम भी आएंगे जो आते चले गए हैं। जैसे मैंने 2 दवाओं का जिक्र किया जो बेस्ट सेलर मेडिसिन पाई गई थी, नाम नहीं लूँगा, वो बाद में पता चला बेकार हैं। ना वो दवा काम करती है, ना दूसरी दवा काम करती है। टेम्परेरी रिलीफ दे देती है, टेम्परेरी रिलीफ करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। मैंने अपने ही रिसर्च में ये पाया कि अगर टी रेगुलेटरी सेल बना के हम देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, तो वो एक कवच बना देते हैं इम्यूनिटी का ऑर्गन के ऊपर, कि हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी की बढ़ोतरी रुक जाए। इम्यूनिटी की बढ़ोतरी, जिससे कि इम्यूनिटी उस शरीर के अंग को ख़राब कर रही है, वो रोक दिया जाए। तो टी रेगुलेटरी सेल्स बनाना आसान है। जैसे डेंड्रिटिक सेल मैंने बनाए कैंसर के लिए, ऐसे डेंड्रिटिक सेल टी रेगुलेटरी सेल के लिए बनाए जाते हैं। और मज़े की बात सबसे अच्छी क्या है कि प्रोसेसेस एक ही हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सारे ही कवर हो जाते हैं। टी रेगुलेटरी सेल जैसे आपने बनाया, कोई भी इम्यून डिसऑर्डर था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, वो थोड़ा सा उसको दांव पेच देना है, थोड़ा बहुत उसमें तरमीम करना है और वो रुक जाएगा। ये ज़रूर है कि किसी आदमी को साल भर में 2 बार दे दीजिए, किसी को 2 साल में दे दीजिए, जब आवश्यकता हो उसको आप देते रहिए। क्या मुश्किल है, दवा तो नहीं है ना, उसके शरीर से आपने रख लिया, उसी से आपने सेल्स बन पाए और उसी को आपने यूज़ कर लिया। ये विधि अगर नहीं आई तो ये आएगी।
आप नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे। मैं बोलूँगा, हिंदी का अनुवाद अंग्रेज़ी में होगा और भाषाओं में होगा, लोग पकड़ते हैं, पकड़ेंगे, रिसर्च होना शुरू हो जाएगी। एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमेशा मैं भूल जाता हूँ। एक किताब आया करती थी, करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जिसमें अभी भी आती होगी। हर साल लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बात होती थी। मैं पढ़ता था अपने कॉलेज के वक्त में। जब मैंने 2004 में अपना पब्लिकेशन पहला किया भारत से डेंड्राइटिक सेल्स पे, उससे पहले कोई पब्लिकेशन इंडिया से नहीं हुआ था कहीं क्लिनिकल साइंस में, कि हमने एक मरीज़ का इलाज करके ठीक किया, जो अवेलेबल है इंटरनेट पे। लोग कहते हैं कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, खाली काम करते रहते हैं। नहीं, मैं लिखता पढ़ता था, लेकिन बाद में वक्त नहीं मिला लिखने का। तो उसको पब्लिकेशन को जब हमने किया, तो करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का जो अगला एडिशन था 2006 का, उसमें वो चैप्टर ही गायब कर दिया गया जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स होते थे। आपको तसव्वुर करना होगा कि कितनी बड़ी साजिश है। अगर भारत से कोई ऐसा पब्लिकेशन हो जाए तो आप CMDT में चैप्टर ही गायब कर दें, उस चैप्टर की वो लिपि को ही गायब कर दें जहाँ डेंड्राइटिक सेल यूज़ किया गया था। उससे पहले वो लिखता था कि डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक करेंगे, कैंसर में क्या काम करते हैं। CMDT अगर पुरानी आप देख लेंगे 2003 की, उसमें भी है, 2004 में भी है, और 6 में नहीं है, 5 में पब्लिकेशन आई। ये है, हमें इस बात को समझना है। हमारी ही सारी किताबें, हमारे ही सारी वर्णन, पूर्वजों की निशानियाँ सारी यहाँ से गईं। हमारा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। सिविलाइजेशन की सारी चीज़ें बाहर चली गईं और अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर काम आ गईं। हम बैठे रह गए। तो मेरा आपसे विनती है कि मेरे प्रोग्राम को शेयर किया कीजिए, इस पे अमल किया कीजिए। बग़ैर अमल के कोई फ़ायदा नहीं है। नुस्खा अगर डॉक्टर दे दे और आप उसको जेब में रख लें और दवा नहीं खाएं तो वो नुस्खा बेकार है। तो ये नुस्खा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इस पे अमल कीजिए, मरीज़ भी करें और डॉक्टर्स भी करें। जय हिंद, नमस्कार।